हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई पिछली क्लास के अंदर जैसे कि हमने सीखा था, पिछली क्लास के अंदर हमने स्पेशल सब्सिडरी बुक फर्स्ट पढ़ी थी, याद है। और हमने कैश बुक, डबल एड कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन भी करे थे। अब मुझे आपको पढ़ाना नया चैप्टर जिसका नाम है स्पेशल सब्सिडरी बुक सेकंड। हेडिंग का नाम रखेंगे स्पेशल सब्सिडरी बुक सेकंड पार्ट। और इसको हम प्यार से अदर बुक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदर बुक भी कहा जाता है। तो ये एक नया चैप्टर है, इसके अंदर बुक्स अलग अलग तरीके की बुक पढ़नी है। सर इनका मतलब बताऊंगा मैं आपको, है ना, कि क्यों बनाई गई ये बुक्स। पहले इसके बारे में कुछ लिखते हैं मेरे दोस्त, ठीक ना सर। जर्नल इज सब डिवाइडेड, जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इनटू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इनटू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री as there are numbers of transaction, as there are number of transaction in a large size, in a large size, large size business, in a large size business। लो भाई ध्यान से देखना, आप एक डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, सब डिवीजन ऑफ जर्नल। सब डिवीजन ऑफ जर्नल को दो कैटेगरी में बांटा गया दोस्तों। सब डिवीजन ऑफ जर्नल को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी को बोला स्पेशल या फिर स्पेशल, और या फिर आप बोल सकते हैं सब्सिडरी। स्पेशल या फिर सब्सिडरी बुक कहा जा सकता है। और दूसरी वाली को बोला जर्नल, जर्नल, इसको हम जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं, जर्नल प्रॉपर भी कहते हैं। तो भाई एक हमारी स्पेशल सब्सिडरी बुक हो गई, स्पेशल बुक हो गई, एक हमारी जर्नल बुक हो गई। अब दोस्तों स्पेशल बुक को फर्दर बहुत सारे प्रकार में कैटेगराइज करा गया। स्पेशल बुक को फर्दर बहुत सारे पार्ट में कैटेगराइज करा गया है। पहला कैश बुक हो गया, दूसरा परचेज बुक हो गया, लिखते चलेंगे साथ साथ। तीसरा सेल बुक हो गया, चौथा परचेज रिटर्न बुक हो गया, आगे सेल रिटर्न बुक हो गया, आगे आगे बी आर बुक हो गई, बिल रिसीवेबल बुक। फिर आगे बी पी बुक हो गई, बिल पेबल। कहता है सुना मेरे यहाँ से जो भी तुमने पढ़ा है उसके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा बहुत आपको। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा एक लाइन, और मैंने लाइन लिखी, ध्यान ध्यान सुनना, नया चैप्टर है और इसके अंदर हमें बस यही बुक पढ़नी है, और जो बुक पढ़नी है चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखना ध्यान से, इसके अंदर जो मेन बुक है वो चार बुक है। बी आर और बी बुक अब नहीं पढ़ाई जाती, बहुत कम होती है बी आर बी बुक पढ़ाई जाती है, बस इसका फॉर्मेट सीखेंगे, ये नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, मेनली ये चार बुक है जो पढ़ाई जाती है, 1 2 3 और 4। देखते पहले क्या कहता है, देखो क्या होता है, बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं ना, तो वहां पर जो ट्रांजेक्शन होती है, जो लेन देन होता है, वो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, बहुत नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। तो सर हर एक चीज को जनरल एंट्री करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ सुनना क्या करनी कोशिश करो।
मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो आपका एक बिजनेस है जो कि आप मान लो आपकी रिलायंस कंपनी जैसा इतना बड़ा बिजनेस है आपका, अब आपकी ट्रांजेक्शन जो होगी बहुत बड़ी होगी भाई, इतनी सारी तो ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया। टाटा कंपनी की इतनी सारी तो ब्रांचेस है, उनकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी, मतलब एक ब्रांच में इतनी सारी ट्रांजेक्शन, तो बताओ हजार लाखों ब्रांचेस है तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन होगी। जो भी बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर जो नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन होती है उसको बहुत ज्यादा होती है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती है दोस्त, बहुत ज्यादा होती है, और इनको जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान सुनना क्या कहती है, मैं बता रहा हूँ ये बुक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने अकाउंटेंट को बुलाया, मैंने मान लेते मैं इस बिजनेस का ऑनर हूँ, और मैंने कहा कि भाई मेरे जो बिजनेस है बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है, लाखों करोड़ों में ट्रांजेक्शन, अब एक एक ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री पास करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा सर क्या करा जाए, तो मैंने अकाउंटेंट को बुलाया, अकाउंट से पूछा भाई बताओ क्या करे। 1 करोड़ ट्रांजेक्शन होती है हमारे एक साल के अंदर, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन, मतलब 1 करोड़ बार लेन देन कर लेते हैं हम, चाहे किसी भी चीज में हो, ठीक है, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन होती है दोस्तों। अब मैं क्या करूं ऐसा जिससे मेरा बर्डन जो जनरल एंट्री पास करने का जो कर रही थी ना हमने जनरल एंट्री पास, वो कम हो जाए। तो अकाउंटेंट ने मुझसे कहा सर ऐसे करते हैं, जनरल एंट्री पास ना करेंगे ना हम सबकी अलग अलग बना लेते हैं, जो मेन ट्रांजेक्शन होती है उनको एक बुक बना लेते हैं। जैसे कि परचेज करना एक मेन ट्रांजेक्शन होती है, परचेज हमारी, हम परचेज करेंगे फिर बेचेंगे, आगे फिर परचेज करेंगे फिर बेचेंगे, फिर परचेज करेंगे, मतलब जो परचेज और सेल की जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है। कहते हैं वो ट्रांजेक्शन पकड़ लो सर आप, जो अकाउंटेंट ने मेरे को कहा कि सर ऐसा करते हैं, सर वो वाली ट्रांजेक्शन पकड़ते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, उनके लिए अलग ही एक रजिस्टर बना लेते हैं, एक बुक बना लेते हैं, बुक मींस एक सेपरेट रजिस्टर बना लेते हैं, और जो भी परचेज की ट्रांजेक्शन होगी परचेज बुक में डाल देंगे, जो भी सेल की ट्रांजेक्शन होगी सेल बुक में डाल देंगे। ठीक है, बात अच्छी बात होगी। तो परचेज और सेल बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा होगा। मान लो आपके पास रिलायंस कंपनी की बताइए क्या क्या है, रिलायंस कंपनी के भाई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की इलेक्ट्रॉनिक का है, काम करते हैं वो उसके अंदर। आप उसमें ग्रोसरी फूड में काम करते हैं, गाड़ियों में काम करते हैं, आपके पास फ्यूल्स वगैरह में काम करते हैं। तो सर जो परचेज सेल की ट्रांजेक्शन है ना, तो परचेज के लिए अलग ही बुक बना लो, बुक बनाने का मतलब एक रजिस्टर बना लो अलग, सेल के लिए अलग बुक बना लो, ठीक। और जो जो कैश ट्रांजेक्शन है कैश बुक बना लो उसके लिए। तो क्या भाई जो जो मेन ट्रांजेक्शन है उनके लिए सेपरेट बुक बना लो, और जो जो मेन ट्रांजेक्शन नहीं है उनके लिए जनरल एंट्री पास कर दो। क्या बोला हूँ ध्यान समझना, मतलब मैं वो ट्रांजेक्शन को पकड़ रहा हूँ, गिनती की बताइए आपको, वो ट्रांजेक्शन जो मेन ट्रांजेक्शन होती है, जो बहुत बार बार होती है, बार बार, जैसे परचेज करना, सेल करना, परचेज रिटर्न आना, सेल रिटर्न, भाई रिटर्न बहुत कुछ हो सकता है। अमेज़न में जब सामान कहते हो तो अमेज़न में कितनी बार रिटर्न पर रिप्लेस हो जाता है, रिटर्न रिप्लेस रिटर्न चलता रहता है, तो रिटर्न से रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो यह भी ट्रांजैक्शन जो है अलग से इनके लिए प्रॉपर बुक बना लो, एक प्रॉपर रजिस्टर बना लो, वहां इनको रिकॉर्ड करो। पहले जब मैनुअली अकाउंटिंग होता था, मैनुअली मतलब जब हाथ से अकाउंटिंग होता था, तो इनके लिए अलग बुक कॉपी बनाने करते थे, ये परचेज का कॉपी होगी, ये सेल वाली कॉपी हो गई, ये परचेज रिटर्न वाली कॉपी होगी, ये सेल रिटर्न वाली कॉपी होगी। चलो अब तो मॉडर्न जमाना है और मॉडर्न अप्रोच लगती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टैली के अंदर ही एक अकाउंट बोलते हैं, परचेज बुक अकाउंट, सेल बुक अकाउंट। तो परचेज की ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में परचेज बुक में डाल देते हैं, सेल की ट्रांजेक्शन सेल बुक में डाल देते हैं, और जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में डाल देते हैं। तो हमने मेन 8 बुक पकड़ ली, 8 मेन कितनी बुक पकड़ी, 8। पहली बुक का नाम है कैश बुक। हम क्या कर रहे हैं, बड़ी ट्रांजेक्शन को है तो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो लिखा देखो जर्नल इज सब डिवाइडेड, जर्नल को डिवाइड करा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज देयर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ लार्ज बिजनेस साइज। तो लार्ज बिजनेस साइज होने के कारण हमने जर्नल को अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। हमने 2 पार्ट बांटे, एक पार्ट को बोला सब स्पेशल और एक पार्ट बोला जर्नल। स्पेशल में हमने दूसरा नाम दिया स्पेशल सब्सिडियरी बुक, और दूसरा जर्नल का नाम है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर्टी में तो एंट्री पास होगी, या तो एंट्री पास जो होगी, या तो एंट्री पास होगी, जैसे जनरल एंट्री करते हैं ना, वही एंट्री यहाँ पर पास होगी। बट सर वो ट्रांजेक्शन जो मेन ट्रांजेक्शन होती है, जो ज्यादातर होती है बिजनेस के अंदर, वो ट्रांजेक्शन के लिए अलग बुक बना लो। इसने कहा ठीक है, तो हमने कहा देखो कैश के लिए अलग बुक बना दो, इसके अंदर क्या आएगी, कैश ट्रांजेक्शन आ सकती है, बैंक ट्रांजेक्शन आएगी, और डिस्काउंट वाली ट्रांजेक्शन भी आएगी अगर 3 कॉलम बनाए तो, ठीक। परचेज बुक के अंदर सिर्फ ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। क्यों करना सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश भी नहीं करना। मैंने कहा ध्यान सुनना, मैं परचेज बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, उसका लॉजिक समझ लेना। परचेज बुक के अंदर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इधर भी ओनली क्रेडिट सेल, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल वाली रिकॉर्ड होगी, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेज रिटर्न बुक में रिटर्न वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, जो भी परचेज रिटर्न हुआ, और सेल वाली बुक में सेल रिटर्न वाली ट्रांजेक्शन होगी।
ये बुक, दोनों बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर बीआर वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है और इसके अंदर बीपी वाली ट्रांजेक्शन, मतलब बिल अगर किसी को बिल पेपर दे दिया या बीआर दे दिया, वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये 4 है। देखो ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, स्पेशल सब्सिडरी बुक। स्पेशल सब्सिडरी बुक में 1 में कंप्लीट कर लिया था हमने, जो मैंने इससे पहले वाला चैप्टर जो पढ़ा था। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, कैश बुक, और कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। दोस्तों अब मुझे बताना, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही क्यों रिकॉर्ड करना है, कैश परचेज को क्यों नहीं, और यहाँ पर क्रेडिट सेल को ही क्यों रिकॉर्ड करना है, कैश सेल को क्यों नहीं, बताओ। इसका रीजन ये है कि आपने क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, क्या उससे कैश आएगा नहीं आएगा, क्या कैश जाएगा नहीं जाएगा, ध्यान सुनना। इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूं कि देखो आप 2 टाइप की परचेज कर सकते हो, या तो आपने उधार पर खरीदा होगा या आपने कैश पे करके करा होगा। अगर आपने कैश पे करके करा परचेज तो वो कैश बुक में जाएगा, परचेज बुक में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कैश बुक बना चुके हैं। पहले अब क्या बनाया, कैश बुक बनाया ना। अब कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड देंगे, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज तो होगी क्योंकि कैश गया, और कैश जाना क्या होगा, एंट्री पास करी थी मैंने, रिकॉर्ड करा था कैश बुक के अंदर। अब मैंने कैश परचेज तो रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक के अंदर, पर क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक बनाई। इसलिए समझ में आ रहा है, कैश सेल तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, पर क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए क्रेडिट सेल के लिए अलग बुक बना दी। क्लियर? तो यहाँ पर परचेज बुक जो मैं बात कर रहा हूँ, परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज से रिकॉर्ड होगी, और सेल बुक के अंदर सिर्फ सेल क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। कैश परचेज और कैश सेल रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा, रीजन क्या बताया, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हो चुका। कैश बुक पहले बनाता हूं दोस्तों, कैश बुक के अंदर पहले कैश परचेज, कैश सेल, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन डाल देता हूं। अब क्रेडिट परचेज नहीं डाल पा रहे थे कैश बुक के अंदर, क्योंकि उधार वाली ट्रांजेक्शन थी, इग्नोर कर रहे थे, और क्रेडिट सेल नहीं डाल पा रहे थे, इसलिए क्या करा, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक बना लो और क्रेडिट सेल के लिए सेल बुक बना लो दोस्तों। तो इसलिए आज के बाद जो परचेज बुक होगी उनमें सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर कैश परचेज वाली ट्रांजेक्शन आ गई तो आप उसको इग्नोर करोगे, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल आई तो आपको सेल बुक बनानी है, आप सिर्फ सेल बुक के अंदर क्रेडिट सेल ही रिकॉर्ड करोगे। अगर कैश सेल आया तो आप उसको इग्नोर करोगे, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है दोस्तों। फिर परचेज रिटर्न बुक होती है, तो काम हमने परचेज रिटर्न बुक बना लो, जिसमें अगर परचेज करा मैंने जो वापसी करते हैं तो उसके लिए अलग बुक बना लो। अगर सेल हमने सेल करा हमको वापसी मिलेगा तो सेल रिटर्न बुक, बीआर इशू करा बीआर बुक, बीपी इशू करा बीपी। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, हमारे ना दे तो रखा है सिटी मैथ के अंदर, बुक के अंदर दे तो रखा है, पर उसके व्यापार के क्वेश्चंस वगैरह नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो परचेज बुक और सेल बुक है, पेपर मारने के चांसेस ज्यादा है, और परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बस। तो मैंने कैश बुक आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, डन, ये हमारा हो चुका है। तो हमें अब कितनी बुक पढ़नी है हमें, देखो मैंने कहा बताओ, एक चीज बताना भूल गया, मैंने कहा कैश ट्रांजेक्शन होगी तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो, मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा बताओ परचेज क्रेडिट परचेज होगी तो आप परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। मैंने कहा कैश परचेज होगी तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लोगे, क्रेडिट परचेज होगी तो क्रेडिट परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। सेल कैश सेल होगी तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लोगे, क्रेडिट सेल होगी तो सेल बुक में रिकॉर्ड कर लोगे, परचेज रिटर्न बुक होगा तो आप परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लोगे, सेल रिटर्न होगा सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लोगे, बीआर होगा बीआर बुक में रिकॉर्ड कर लोगे, बीआर पीपी होगा बीआर बुक पीपी बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। बट अगर मैं कोई एसेट खरीदता हूं, अगर मैंने लैंड खरीदी तो, अगर मैंने कोई खर्चा पे करा है तो, अगर मैंने कोई लैंड बेची तो, एसेट को खरीदा तो, एसेट को बेचा तो, एक्सपेंस पे करे तो वो कहां है, एक्सपेंस बुक तो है नहीं आपको। तो कहा दोस्तों, ध्यान सुनना, जनरल प्रॉपर क्या कहता है, कहता है जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। जनरल प्रॉपर, जनरल प्रॉपर मतलब लास्ट वाला जो आपके पास बुक है, 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक को स्पेशल बोला, एक को स्पेशल बोला और एक को जनरल बोला। तो यहाँ पर कौन सी ट्रांजैक्शन, यहाँ पर होती है एंट्री पास। इसमें एंट्री पास की जाती है, इसमें एंट्री पास की जाती है, और वो एंट्री पास होती है, वो एंट्रीज पास होती है जो स्पेशल बुक्स में पास नहीं हुई है। नहीं हुई है, मान लेते कौन सी, मान लेते सर आपने रेंट पे करना था पर आप पे नहीं कर पाए,
आउटस्टैंडिंग रेंट वाली ट्रांजेक्शन। अब बताओ, अगर आप रेंट पे कर देते वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता क्योंकि कैश गया होता उससे। अगर आप लैंड खरीदते कैश में तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता, कैश कैश जाता। अगर आप लैंड बेचते, एसेट बेचते कैश में तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता। बट अगर आप यही चीज उधार पे करो तो इसमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जनरल प्रॉपर में, इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में वो एंट्री रिकॉर्ड हो गई जो एंट्री के लिए ऊपर बुक नहीं बनाई है। बुक के अंदर जो स्पेशल बुक के अंदर एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, पास नहीं हुई, वो उसके लिए एंट्री, जनरल एंट्री यहाँ पर पास करनी, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर डिवाइड हो गया। आई बात समझ में क्या है? तो आज के बाद में क्या करूंगा, जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा तो देखूंगा क्या वो कैश बुक में आएगा, क्या परचेज बुक में आएगा, क्या सेल बुक में, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, पीआर, बीपी। अगर में से कहीं नहीं आ रहा तो कहाँ आएगा, जनरल प्रॉपर में आएगा। और जनरल प्रॉपर में क्या करूंगा, सिर्फ एंट्री पास कर दूंगा जो आपको मैंने एंट्री सिखाई थी, जनरल एंट्री, वो पास करनी होगी इसके अंदर। बट कब पास करेंगे, जब इन बाकी 7 बुक में ना आए। तो टोटल कितनी बुक होती है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक जनरल प्रॉपर, 8। जनरल प्रॉपर कोई बुक नहीं होती, इधर जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो मेनली कितनी बुक हुई, 7 बुक हुई और एक जनरल प्रॉपर 8 मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर 7 बुक के अंदर कोई एंट्री पास रह गई है, क्रेडिट की, उधार की कोई एंट्री रहती है, कैश राइट एंट्री तो कैश कर दूंगा, कैश दूंगा। पर अगर इनके अलावा कोई एंट्री रह गई है जो इन बुक में नहीं आ सकती, वो जनरल प्रॉपर में एंट्री पास करी जाएगी उसकी। आई बात समझ में, क्लियर है नहीं है? तो आओ, आज मैं आपको एक बेसिक थ्योरी तो मैंने बता दी, आओ मैं आपको आज स्टार्ट कराता हूँ परचेज बुक। तो आज की क्लास में आपको परचेज बुक और सेल बुक खत्म करते हैं, और अगली क्लास में चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो हेड डालेंगे परचेज बुक। क्या लिख देते हैं, इन परचेज बुक ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज transaction will be recorded. Credit purchase transaction will be recorded. In purchase book, only credit purchase transaction will be recorded. Because all cash purchase transaction, ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्योंकि उससे कैश गया होता है इसलिए उसको पहले कैश बुक में डाल दिया जाता है। अब एक बार एंट्री डाल दी तो दोबारा डालेंगे, इसलिए ऑल कैश परचेज ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन, क्योंकि पहले कैश बुक बनती है फिर बनता है परचेज बुक। तो कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजेक्शन डल गई तो परचेज कैश करा, अगर कैश में परचेज करा तो डल भी गई होगी, अगर सेल कैश में करी होगी तो वो भी डल गई होगी। तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑल कैश परचेज ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इसके अंदर दोस्तों हम क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाले रिकॉर्ड करेंगे। ऑल ट्रांजेक्शन रिमेनिंग इग्नोर, क्रेडिट परचेज को छोड़कर बाकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी हम उसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूज होगा मेरे दोस्त। आई बात समझ में नहीं आया? आओ इसके भी पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मेट, मैं क्वेश्चन के साथ ही फॉर्मेट बनाऊंगा, क्वेश्चन के साथ ही फॉर्मेट बनाऊंगा। ठीक है, एग्जांपल्स का फॉर्मेट, क्वेश्चन कुछ नहीं होता इसके अंदर, थ्योरी वोरी इतनी नहीं होती दोस्तों, इसके अंदर सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस में हम फॉर्मेट बनाते बनाते क्वेश्चन करेंगे। मेरे दोस्तों सामने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा वो परचेज बुक का है। क्वेश्चन नंबर 9 तो कहाँ का है क्वेश्चन, ब्रॉड 20 टेबल्स एट द रेट 500, ब्रॉड मतलब खरीदा गया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ना कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको कहेगा एसेट खरीदी है, क्योंकि परचेज बुक बनती है जब गुड्स खरीदते हैं, पहली बात तो ये। ठीक, परचेज बुक कब बनेगी, जब गुड्स खरीदेंगे। गुड्स का पता जाएगा कि हम कौन सा चीज का बिजनेस कर रहे हैं। आपको कंफ्यूज करेगा, पहले बता देता हूँ क्या करेगा, कहेगा परचेज करा है कैश में तो इग्नोर करना है, क्योंकि कैश वाले से आंसर रिकॉर्ड नहीं करनी। कह रहा परचेज करा है मशीन एसेट कर दी है तो भी इग्नोर करना है, क्योंकि एसेट खरीदना वो तो आएगा कहां पर बताओ, जर्नल प्रॉपर में। उधार पैसा खरीदना जर्नल प्रॉपर में, अगर कैश पैसा खरीदना तो कैश बुक में। परचेज बुक में सिर्फ जब गुड्स परचेज करेंगे उधार पर, एक ही कंडीशन है, जब गुड्स उधार पर परचेज करूंगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज मत करना कोई रिकॉर्डिंग। ठीक है, कंफ्यूज करता है, डालता है जानबूझकर इसके अंदर, देखना आगे आ जाएगा। अभी कहेगा मशीन खरीदी, कहेगा आपने फर्नीचर खरीदा है, तो ये मत डालना। अगर फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो तो फर्नीचर खरीदना गुड्स है, पर ये देख लेना पहले कि हमारा बिजनेस किस चीज का है। अगर जिस चीज का बिजनेस है वो खरीद रहे हैं वो बेच रहे हैं तो बढ़िया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर क्या बनेगा, देखो फॉर्मेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, डेट चाहिए। फॉर्मेट में आपको भाई डेट चाहिए,
डेट आप केवल रहेगा डेट, फिर बनेगा पर्टिकुलर्स, तो बनेगा इनवॉइस नंबर। इसमें कोई फॉर्मेट अलग बनता है, पहले बनता है डेट, जो भी डेट है, फिर बनता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद इसका बनाएगा सर इनवॉइस नंबर, फिर बनेगा सर एलएफ, फिर बनेगा सर अमाउंट, और एंड में कॉलम बनता है रिमार्क का। तो रिमार्क लिखने की जरूरत नहीं है, बस बना देना है कॉलम। रिमार्क मतलब अगर कुछ आपको कहना है, कुछ जानना है कि भाई क्यों नहीं आया, क्योंकि इतना था, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म बनता है डेट पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट नहीं होता इसके अंदर, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर एलएफ और अमाउंट होता है। बड़ा सिंपल होता है, फॉर्मेट के अंदर कुछ नहीं है इसके अंदर, फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। जरा देखते हैं ध्यान से मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। कह रहा है ब्रॉड 20 टेबल्स, टेबल्स खरीदते हैं, तो टेबल्स हमारा क्या हो, गुड्स हो गया। टेबल्स हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। 500 पर टेबल फ्रॉम एमएम अप्लायंस ऑन क्रेडिट, एमएम अप्लायंस ऑन, देख लो एंट्री पास नहीं करनी, यहाँ पर तरीके से करना है, जरा ध्यान से देख लो। एट द रेट 12% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, एज पर द इनवॉइस नंबर जो है वो इनवॉइस नंबर डाल देना 22334, मैं डाल देता हूँ पहले ट्रांजेक्शन में 22334, इनवॉइस नंबर डाल देना इनवॉइस की जगह, बस सिंपल। जो भी आपका इनवॉइस नंबर है, वो बिल क्या, जो बिल होती है 1 2 3 4 बिल बुक होती है, उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं, वो 22/22/334 का बिल फाड़ा है, बस ये है, ठीक। डेट बता दो कौन सी है, डेट आपको नहीं, 2 मार्च है, 2 मार्च में लिख देता हूँ, मार्च 2 मार्च, 2 मार्च मैंने लिख दिया, ठीक है सर। इसके बाद लिखिए कैसे, देखो देखो क्या आपने परचेज करा, यहाँ पर लिख देना परचेज बुक, हेडिंग क्या डालोगे आप, हेडिंग डालोगे परचेज बुक, हेडिंग डालना परचेज बुक, क्या डालोगे हेडिंग परचेज, सिर्फ परचेज। अब मेरा टेबल का बिजनेस है, तो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मुझे पता चल गया। तो पहले ट्रांजेक्शन में जो लिखा है वो क्या लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट आपको पता चला, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जिस चीज की होगी उस चीज का बिजनेस होगा आपका, क्योंकि जिस चीज का बिजनेस है वही मैक्सिमम ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। या तो कुछ बता देगा साफ साफ, अगर नहीं बताते ये देखना कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किस नेचर की हो रही है। देखो टेबल खरीदा, फिर चेयर खरीदा, तो टेबल चेयर खरीदा क्या फर्नीचर का बिजनेस होता है। तो मैंने कहा 20 टेबल खरीदा, 500 रुपए पर टेबल एक, और किससे खरीदा, एमएम अप्लायंस। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है दोस्त, सबसे पहले आपको लिखना है एमएम अप्लायंस, यहाँ पर डेबिट कार्ड नहीं लिखना। परचेज बुक तो बनाए रहा हूँ, तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एमएम अप्लायंस, क्योंकि उधार पर खरीदा। देखो नाम आ जाता है तब क्या होता है, उधार पर खरीदा, ऑन क्रेडिट लिख भी दिया, तो किससे खरीदा उसका नाम आएगा, एमएम अप्लायंस, एमएम अप्लायंस, ठीक। इसके बाद क्या कहेंगे, इसके बाद कहेंगे दोस्त कितना टेबल खरीदा है, 20 टेबल 500 रुपए ईच। तो मैंने कहा भाई 20 टेबल लिखना ऐसी है, 20 टेबल, 20 मल्टीप्लाई 500 नहीं लिखना, लिखना जैसे लिखा रहा हूँ वैसे 20 टेबल एट द रेट 500 रुपीज ईच, 100 रुपीज ईच। तो कितना आया, 10,000, 1 लाख, ऐसे लिख देंगे। इसको थोड़ा जगह नहीं है मेरे पे, आपको जगह होगी तो पूरा लिख लेना। 20 टेबल एट द रेट 500 रुपीज ईच। तो यार हम कैलकुलेटर ले लेते हैं भाई, 500 इंटू 20, तो 10,000 ही आ रहा है, 10,000 अंदर लिखना है, इनर कॉलम में 10,000। फिर यहां से माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 12%, 12% ट्रेड डिस्काउंट 10,000 कितना होता है 12%, यहाँ क्या 1200 रुपये, 1200 रुपये यहाँ से माइनस करना। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा 10,000 में से 1200 जाएंगे तो क्या बचेगा 8800, वो 8800 का अमाउंट आप यहाँ लिख दो बस, सॉरी दिमाग में नहीं अमाउंट, वो यहाँ लिख दो बस, यही तो करना है आपको। किससे गुड्स खरीदा, देखो फॉर्मेट अलग है दोस्तों, फॉर्मेट अलग है, देख लो तरीका। किससे गुड्स खरीदा, एमएम अप्लायंस से गुड्स खरीदा है, और ये इसकी डिटेल नीचे लिखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक ट्रांजेक्शन खत्म हुई, और जैसे ही ट्रांजेक्शन खत्म होगी आप इसको क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे बता देते हैं, जनरल एंट्री की तरह यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देंगे, और यहाँ से दूसरी एंट्री रिकॉर्ड करना है। लो भाई, इसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन देखना किसकी है, परचेज करा 3 दर्जन चेयर, 250 रुपीज, गलती मत करना, 3 दर्जन है, 3 दर्जन, 3 दर्जन, 1 दर्जन में कह रहा है 1 दर्जन की तरह, देख लो ध्यान से क्या लिखा होता है, 3 दर्जन एट द रेट
₹1000 पर डजन ऐसा लिखा होगा तो एक डजन अगर 3000 रुपए का है तो 3 डजन 3000 के होंगे, पर यहाँ पर ये नहीं लिखा, यहाँ लिखा है 3 डजन खरीदे हैं पर एक की वैल्यू ₹250 ईच है, डजन की वैल्यू नहीं, एक यूनिट की वैल्यू। मतलब अगर मैं एक 3 दर्जन चेयर खरीदता हूँ तो एक चेयर की वैल्यू ₹250 है, तो पहले बताओ 3 दर्जन में कितनी चेयर होती है, आ रहा समझ में? तो अगर एक दर्जन में 12 होती है चेयर तो 3 12 किया 36, 36 36 हो गया और प्लस 36 चेयर खरीदी। पहले डजन ये देख लेना क्या लिखा है, पर डजन की वैल्यू लिखी है या पर चेयर की। अगर डजन में क्वेश्चन दे रखा है तो लिखा है पर चेयर, तो आपको डजन को चेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने खरीदा मेट्रो चेयर, मेट्रो चेयर से इनवॉइस नंबर 111112, इनवॉइस नंबर की जगह इनवॉइस नंबर डाल दो 111112 4 मार्च को, ठीक। और आपने किससे खरीदा है, मेट्रो सिटी से खरीदा, मेट्रो चेयर, मेट्रो चेयर 20% से खरीदा, तो यहाँ पर डालेंगे मेट्रो चेयर। और क्या चेयर खरीदे देखो, हमने कहा भाई एक डजन है तो एक डजन का मतलब क्या होगा 36 चेयर एट द रेट 250 ईच। अगर ये लिखा होता ना कि पर डजन की वैल्यू मतलब 2000 पर डजन चेयर है, एक डजन 2000 की है, तो कितना क्या था 3 इंटू फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते। मैथमेटिक्स तो आती है ना भाई, इतना तो सिंपल मैथ है। 250 ये आ गया 9000 की आपके पास टोटल चेयर पड़ी 36 चेयर, मतलब 3 डजन चेयर कितनी की पड़ी 9000 की। इसमें माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट है क्या, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है मेरे दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं लिखा, तो ये टोटल अमाउंट आप यहाँ पर डाल दोगे सीधा और बाहर नहीं लिखेंगे 9000, बाहर तब लिखेंगे यहाँ पर जब ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होगा। सीधा इसको लिख दो 250 चेयर एट द रेट 250 ईच, ठीक है। और यहाँ पर ये भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, कह रहा है सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा ब्रॉड फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर ये रहा और 1200 खरीदा 7 मार्च को, ठीक है। फर्नीचर खरीदना मेरा क्या है बिजनेस है, 7 मार्च को खरीदा भाई। और कितना खरीदा फर्नीचर, किससे खरीदा है गोल्डन फर्नीचर हाउस से, गोल्डन फर्नीचर से। तो पहले जिससे खरीदा उसका नाम आएगा गोल्डन फर्नीचर, ठीक है, गोल्डन फर्नीचर नाम आया। अब मैंने फर्नीचर खरीदा, सेकंड फर्नीचर खरीदा कितने रुपए का भाई 1200 का, 1200 खरीदा। देखो 1200 इनवॉइस नंबर 375 7 मार्च को, इनवॉइस नंबर डालो 375 का। सेकंड हैंड फर्नीचर हैंड नीचे नीचे डिटेल लिखनी है हर बार, सेकंड हैंड फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है 1200 का, ठीक है भाई, ऐसे लिख देना है। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कौन सी है, कहता है परचेज करी 7 बुक, अरे बुक रैक फ्रॉम मयूर फर्नीचर इन कैश, आ गया ना यहाँ पर। अब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन परचेज बुक में नहीं होती, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, क्रेडिट परचेज होती है, कैश परचेज तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई होगी। फिर कह रहा है परचेज मशीनरी, और ये भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि मशीन खरीदना ऐसे होता है, गुड्स नहीं। और क्योंकि हाँ ये गुड्स थे, बुक रैक जो होती है वो गुड्स है, पर गुड्स तो थे पर उधार को होगा, तो एक ही कंडीशन है, पहले एक कंडीशन पर वो मान लो, पहली कंडीशन ये है कि गुड्स होने चाहिए और उधार को होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तभी रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स होनी चाहिए, ठीक है सर गुड्स है, उधार को होनी चाहिए, नहीं सर कैश में है। गुड्स होनी चाहिए, गुड्स नहीं है सर, भले ही उधार पर है, किशोर लाल से खरीदा है, किर्लोस्कर लिमिटेड से खरीदा है पर उधार पे है पर गुड्स नहीं है, तो ये दो 4 और 5th एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और जब आप 4 और 5th एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे तो यहाँ पर इसका टोटल कर देंगे दोस्तों, क्या करेंगे टोटल करेंगे अमाउंट में, टोटल कर देंगे अमाउंट का। और जब अमाउंट में टोटल करूंगा तो लास्ट में लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्या करूंगा डेबिट करूंगा। और टोटल कर देना भाई 9000 8800 और 1200, 9000 1200 8800, ये आ गया 19000 रुपए। तो 19000 मेरा परचेज अकाउंट टोटल डेबिट हो रखा होगा, मतलब मेरी टोटल परचेज कितनी करी मैंने 19000 रुपए की, अलग अलग पर्सन से 19000 की परचेज, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट लिख देंगे लास्ट में। क्लियर है नहीं, बताओ क्या समझ में आया नहीं आया, आने से सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। तो ये तो होगी परचेज ट्रांजेक्शन, और ये है सेल बुक। तो पहले सेल बुक का भी करा लेते हैं, एक बार एक सेल बुक भी कर लेते हैं जल्दी से। सेल बुक परचेज बनना है, परचेज बुक कैसे बनाना है बड़ा सिंपल है। कौन सी ट्रांजेक्शन छोड़नी है, यहाँ पर स्टार लगा के लिखता हूँ, देखता हूं यहां लिख देते हैं फोर्ड ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड, फोर्ड ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज it is cash transaction, it is cash transaction।
इसने रिकॉर्ड नहीं करा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, ये मैंने नीचे लिख दिया, बता दिया भाई, हमें पता है, हमें नॉलेज है हमारे को। फिफ्थ ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट्स नॉट अ गुड्स, इट्स नॉट अ गुड्स, ये गुड्स नहीं है। दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, एक तो गुड्स होने चाहिए और उधार होने चाहिए। अगर ये खरीद रहे हो, अगर गुड्स खरीद रहे हो, उधार का खरीद रहे हो, तो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी परचेज बुक के अंदर। क्लियर है या नहीं है? चलो, तो यहाँ पर परचेज बुक खत्म हो गई। अब मैं सेल बुक कराता हूँ आपको। पेपर में नहीं आते दोस्तों, पेपर में नहीं आते, इसलिए बुक के अंदर एक एक क्वेश्चन दे रखा होता है इनका। पेपर में नहीं आते इसलिए बुक के अंदर एक ही क्वेश्चन दे रखा है। अगर मैं कहूँगा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस 11वीं क्लास की बुक से करिए, आप जल्दी समझ में आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछिए, ठीक है। सेल बुक, इनको सेल डे बुक भी कहा जाता है, एक दूसरा नाम भी देते हैं, सेल डे बुक। सेल डे बुक का मतलब सेल बुक ही, और उसको परचेज बुक भी कहा जाता है, परचेज डे बुक। फिर नाम चेंज करें तो आप सोचो परचेज डे क्या है भाई, ये तो कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है परचेज डे बुक। इन सेल डे बुक, इन सेल डे बुक only credit sale transaction will be recorded, only credit sale transaction will be recorded, all cash transaction, all cash transaction will be ignored, all cash transaction and other than goods transaction, other than goods transaction will be ignored. क्यों? Because it recorded in other book, it record in other book, right? कैश बुक और एसेट वाइज ट्रांजेक्शन अदर देन गुड्स होगी तो जर्नल प्रॉपर में एंट्री पास कर देंगे उसको, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। मैं क्लास में एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर सारी बुक्स आएगी, और सारी बुक में एक बड़ा क्वेश्चन कराने के बाद उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन कराएंगे, जब मैं एक करके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन सबके करा दूंगा, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं आप 10 और कैश बुक में सीखते हैं। 1 जुलाई को सोल्ड करा टिप टॉप क्लोथ्स, तो मतलब क्लॉथ का बिजनेस है। देखो स्वेटर लिखा है, कहीं पर स्वेटर लिखा है, क्लोथ्स लिखा है, ठीक है। मॉडर्न क्लोथ से क्या करा है, तो क्लोथ का इनका बिजनेस है, गारमेंट का। 50 सूट खरीदे 2200 ईच ऑन 2 मंथ क्रेडिट। इनवॉइस नंबर 2 है, 11 जुलाई की, यहाँ से दूसरी ट्रांजेक्शन यहाँ ऊपर नीचे हो गई है ट्रांजेक्शन, तो 11 जुलाई की ट्रांजेक्शन यहाँ से है। इनवॉइस नंबर 2 है सबसे पहले, तो सेम प्रोसीजर है, फॉर्मेट सेम है। कहीं डालेंगे सेल बुक, कॉलम बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट, डिमांड। इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट, डिमांड। ये फॉर्मेट सेम है जैसे उसमें बना है, फॉर्मेट सेम है सबका, ठीक है। तो दोस्तों पहली ट्रांजेक्शन क्या करूंगा, सबसे पहले जुलाई 2 की ट्रांजेक्शन हुई, जुलाई 1 को ट्रांजेक्शन हुई, और इनवॉइस नंबर है 2, इनवॉइस नंबर 2 है, तो मैंने इनवॉइस नंबर पे डाल दिया 2 जुलाई, 2 जुलाई की ट्रांजेक्शन है, सॉरी जुलाई 1 की, 1 जुलाई की ट्रांजेक्शन है, 1 जुलाई लिख लो, जुलाई 1, ठीक। सोल्ड करा 50 सूट 200 पर 2 मंथ क्रेडिट, इसको सोल्ड टिप टॉप क्लोथिंग, टिप टॉप क्लोथिंग को माल भेजा, टिप टॉप क्लोथिंग, टिप टॉप क्लोथिंग नाम है उसका, इसको माल भेजा, तो यहाँ लिखिए टिप टॉप। अच्छा, और टिप टॉप की ना, टिप टॉप क्लोथिंग, इनको माल बेचा है, और कितना बेचा है, 50 सूट एट द रेट 2200 ईच। तो मैंने कहा भाई 50 सूट है, एक सूट 2200 रुपए का है, तो 2200 से मल्टीप्लाई करते कैलकुलेटर है आपके पास, 1,10,000 आपने मान लिया, 1,10,000 आपने मान लिया, बस ट्रांसफर खत्म होगी। पहले दो ही कंडीशन, पहली
कि उधार पे खरीदा, उधार पे बेचा होगा, खरीदना आता अलग है, परचेज बुक होगी, तो सेल बुक है। तो उधार पे बेचा होगा और गुड्स होने चाहिए, ठीक। दूसरी ट्रांजेक्शन है, देखो जुलाई 11 की, 11 जुलाई की है, सोल्ड टू न्यू इंडियन वुलन 100 स्वेटर एट रेट 250 रुपये, इनवॉइस नंबर है 55, 11 जुलाई को दूसरी ट्रांजेक्शन हुई और इनवॉइस नंबर 55 है। और हमने क्या करा, न्यू इंडियन वुलन को बेचा, न्यू इंडियन वुलन, न्यू इंडियन वुलन, इसको बेचा हमने। और कितना बेचा जरा बताना, हमने बेचा भाई 100 स्वेटर, स्वेटर 200 रुपये के, 100 स्वेटर एट द रेट 250 रुपये ईच, 250 ईच। तो कितना हो गया भाई, 25 इंटू 100, 25,000, 25,000 का हमने इसको मान लिया। बस सिंपल है, ये तो करना है इसके अंदर, बताओ कोई मुश्किल है क्या? उधारी ट्रांजेक्शन को बस लिखने का तरीका आना चाहिए, बस ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं कह रहा हूँ परचेज वगैरह बहुत सारे सिंपल है, बस इनको एक बार आपको बता दिया तो आप आराम से कर लोगे इनको। जुलाई के बाद 13 जुलाई को एंट्री होगी, देख लो, मॉडर्न क्लोथ से खरीदा शॉर्ट ट्राउजर, ट्राउजर भी गारमेंट्स की सूट है, 13 जुलाई को। किससे खरीदा भाई, मॉडर्न क्लोथिंग, मॉडर्न क्लोथिंग से एंड आ देंगे मॉडर्न, मॉडर्न क्लोथिंग, ठीक है सर। और मैंने क्या कहता, शॉर्ट ट्राउजर 50 रुपये ऐड करें, अभी डिस्काउंट भी है, ठीक है। 17 जुलाई की दूसरी ट्रांजेक्शन ये भी, शॉर्ट ट्राउजर है 100 ट्राउजर एट द रेट 500 ईच, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 50,000 रुपये, क्योंकि अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, यहाँ से लेस कर दूंगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, कितना एट द रेट है 10%, तो 5,000 हो गया, 5,000 माइनस कर दिया और बाहर डाल दिया सर कितना, 45,000 रुपीज, ठीक है अमाउंट। इनवॉइस नंबर बता दो क्या है इसका, इनवॉइस नंबर है आपके पास, नहीं इनवॉइस नंबर इसके अंदर नहीं है तो ब्रांच छोड़ दो। सोल्ड 50 सारी, सारी की गारमेंट में लुकन, लुमकट ब्रदर, लुमकट ब्रदर, ठीक है भाई, ब्रदर जी को बेचे हैं, कितनी तारीख को बेचा, 17 जुलाई को। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी गारमेंट की शॉप है, ये बात ध्यान रखनी है कि भाई गुड्स है और गारमेंट का है, जिसका बिजनेस करे वो है या नहीं है। तो LUN लुमकन ब्रदर्स, तो बताएंगे सर कितनी है, 50 साड़ी एट द 750 रुपये, 50 साड़ी एट द रेट 750 ईच, तो 50 इंटू 750, 50 इंटू 750, ये आ गया 37,500 रुपये, ये डाल देंगे अमाउंट 37,500। इसके बाद टी शर्टें बेची एग्जीबिशन हॉल के लिए फॉर कैश, अब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि कैश में बेचा गया है, तो बस यही इतनी ट्रांजेक्शन इधर रिकॉर्ड करी जाएगी। तो 37,000, 1,10,000, 25,000, 1,10,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000 और 37,500, क्या आ गया 2,17,500। यहाँ टोटल कर देंगे और लिखेंगे 2,17,500 की टोटल सेल हुई है, या लिखेंगे सेल अकाउंट, ये लिखना जरूरी होता है सेल अकाउंट। और बताओ सेल का नीचे डेबिट होता है क्रेडिट होता है, सर इतना समझा दिया, क्रेडिट नीचे होता है, आई बात समझ में आया। तो यहाँ पर मैंने अभी क्या कराया, यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई, सेल बुक बनाना और परचेज बुक बनाना, क्लियर हुआ कैसे बनता है सेल बुक परचेज बुक। सर रिमार्क का यूज कुछ देना चाहो रिमार्क कि भाई क्यों नहीं डाला, क्यों डाल दिया ये सब, तो वो चीज ठीक, ठीक है दोस्तों। चलो तो हमें हमारे अभी कितनी रह गई है, सेल डे बुक रह गई और परचेज डे बुक रह गई, परचेज डे बुक की सेल डे बुक की हमें दिया रह गई और ये रह गई। अब इन दोनों में भी सेम है, इसमें बस सेल रिटर्न की एंट्री आई है, उसमें परचेज रिटर्न की एंट्री, बिल्कुल सेम, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री की। बीआर बुक और ये बुक हमें पेड करनी नहीं है, हमें ये हमें नहीं करनी है, ठीक है। भले आपकी स्टडी मैट में देख रखा हो, बस फॉर्मेट दे रखा है, इसका भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो करना नहीं है इसको, ठीक है, वरना हमें इसकी जरूरत। और ये एंट्री कब करनी है, मैं बड़ा क्वेश्चन लेता हूँ और बड़े क्वेश्चन को आज ही चैप्टर खत्म कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन ले लेते बड़ा और चैप्टर खत्म कर लेते दोस्तों, क्वेश्चंस, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैंने आपको जनरल पेपर बताया था ना दोस्त, 11 जनरल पेपर,
तो इस जनरल प्रॉपर में क्या आता है मेनली, मैं इसको लिख देता हूँ। इस जनरल प्रॉपर में मेनली जो एंट्रीज आती है, आपको याद रहेगा, इस जनरल प्रॉपर में जो एंट्रीज आती है वो चेंज करते हैं। इस जनरल प्रॉपर में एंट्री आती है क्लोजिंग एंट्री। इसमें जो एंट्री पास करनी होती है, क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री और क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। जो एडजस्टमेंट एंट्री आगे जाकर हम सीखेंगे, ये तीन तो मैं आपको सिखा दिया, ठीक है। और इसका लॉजिक मैं आपको आगे बताऊंगा। एडजस्टमेंट एंट्रीज तो मेनली जो आती है आपके पास, वो ये चार ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में आती है। इसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर के अंदर कोई अकाउंट नहीं बनती, अगर एंट्री पास होती है। क्या होती है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप एक क्वेश्चन कराता हूँ, बड़ा क्वेश्चन, जिसके अंदर पहले आज की क्लास में एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, फिर देखते हैं आगे और कितना कर सकते हैं। आज की क्लास में चैप्टर खत्म करा देते हैं, बाकी चैप्टर में है नहीं। 16 क्वेश्चन मैंने एक बार कराया था, इसमें जनरल कराई थी, पर इसको भी कराता हूँ किसके ब्याह पर, इस बुक के ब्याह पर। देखो अगर प्रॉपर सब्सिडियरी बुक बनाऊं, देखो परचेज करा है, सोल्ड करा है, परचेज है, सो परचेज है, फिर सोल्ड है, सोल्ड है, रिटर्न में रिटर्न बुक बनाएंगे, इधर रिटर्न करा है, इधर रिटर्न करा है, गुड सोल्ड करा है। तो मुझे 3 बुक बनानी, मुझे 4 बुक दिखाए जो दिखा मुझे, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो मैं पहले हेडिंग बना, पहले बुक ही बना लेता हूँ टोटल। परचेज बुक और सेल बुक थोड़ी बनाना। परचेज बुक, या आपकी परचेज बुक हो गई, थोड़ी बड़ी बनाना दोस्तों। फिर परचेज ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, फिर थोड़ा गैप दे देना। सेल बुक, चलो साथ के साथ करते हैं, फिर आपको समझ नहीं आया कितना गैप देना है। पहले परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं सारी सब। डेट पर्टिकुलर, आज खत्म करते हैं दोस्तों, ये आज खत्म ही करते हैं। इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट और रिमार्क। रिमार्क का कोई यूज नहीं है हमारे लिए आगे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए यूज होता है, जॉब के अंदर। मैंने कुछ खरीदे 6,000 रुपए के मिस्टर एक्सेंसन से, ठीक है सर, कोई बात नहीं, यहाँ ले देंगे मिस्टर अक्से एंड सन्स, ठीक। और 6,000 की कुछ खरीदे आपने, 6,000 यहाँ पर लिखे। कुछ की डिटेल कुछ नहीं बता रहे तो आप ऐसे छोड़ देना। ये हो गया आपके पास। परचेज करा जनवरी 8, 2015, जनवरी 8, ठीक है। इसके और परचेज क्या करा, ये सोल्ड की हो गई। ये परचेज गुड फ्रॉम मैसेज विनोद ब्रदर, उसमें डिस्काउंट मिला 5%, ठीक है। अब इसको करेंगे जनवरी, कौन सी एंट्री होगी, देखो यहाँ पर सेल वाली एंट्री छोड़ देनी है अभी, ये काट रहा हूँ, छोड़नी है अभी। परचेज वाली एंट्री करनी, जनवरी 7 की एंट्री है, जिसमें मैंने मैसेज विनोद से, मैसेज विनोद ब्रदर से, विनोद ब्रदर्स, बी और आज क्या होता है ब्रदर्स, विनोद, एमएस मतलब मैसेज, मैसेज का मतलब हो गया कि वो मर्चेंट है, कोई कंपनी है, मैसेज विनोद, BROS, ब्रूस, ब्रूस का मतलब होता है ब्रदर्स। विनोद ब्रदर्स से मैंने क्या खरीदा दोस्त, मैंने खरीदी सर, परचेज करिए 4,000 रुपए के और 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिला मुझे। क्या करेंगे, परचेज करेंगे 4,000 रुपए, लेस कर देंगे 5% ट्रेड डिस्काउंट, 200 रुपए, और यहाँ पर आ गया आपके पास 3,800। क्लियर। फिर मैंने सोल्ड करा जनवरी 9 को, इसको भी छोड़ देंगे। फिर पर लोड करें जयंत कुमार से 3300 रुपए, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है 12 जनवरी 12 को। बस यही करना है दोस्तों इसके अंदर, जनवरी 12, ये ज्यादा अच्छा है ना। बस में टाइम लगना है। जयंत कुमार से लेना है। और क्या करेगा सर, जयंत कुमार से 3500 एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपके परचेज कितना करा, -10% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज करा 3500 का, 350 का ट्रेड डिस्काउंट, मैच कर देंगे 3500 माइनस 350, 3,150 रुपये। याद है मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन में दोबारा कराऊंगा। जनवरी 13 ब्रॉड करें, यहाँ पर सप्लाई करा है, सप्लाई गुड्स टू मिस्टर रजनीकांत, रजनीकांत को सप्लाई करा है गुड्स। इसका मतलब क्या है, मैंने गुड्स सप्लाई करे, मतलब मैंने गुड्स बेचे हैं, ठीक है, सोल्ड। फिर मैंने सोल्ड फर्नीचर करा, इतना छोड़ो, रिटर्न करा है, गुड्स रिटर्न करिए तो रिटर्न में आएगा।
फिर को गुड्स रिटर्न करा सोल्ड करा है, बस ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इतने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाली है इसके अंदर, बस परचेज यहाँ पर खत्म हो जाएगी और इतना ही रिकॉर्ड था इसके अंदर, ज्यादा बड़ा नहीं बना, छवा नहीं बना है, नहीं तो जगह छोड़नी पड़ती है और क्या होता है। यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ये मत भूल जाना, परचेज सिग्नेचर डेबिट होता है और टोटल अमाउंट जोड़ कर दिखाना यहाँ पर 6,038 से 3,150, क्या आ गया 12,950। अब मैं बनाता हूँ सेल बुक, आ रहा समझ में, एक ही क्वेश्चन के अंदर परचेज बुक बन जाएगी, सेल बुक बन जाएगी, परचेज रिटर्न भी, सेल रिटर्न भी, जनरल प्रॉपर्टी, बीआरपीपी हम बनाने नहीं है। देखो कहाँ बना था सेल बुक, अभी बहुत सारा पढ़ने छोड़ना पड़ जाता। चलो सेल बुक, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट, इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट, रिमार्क, डेट। सर अगर मैं बात करूं परचेज रिटर्न में, तो आप परचेज रिटर्न क्या बोलोगे, ओनली परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न में सिर्फ सेल रिटर्न वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है। जनरल प्रॉपर में जो इन बुक्स में नहीं आए वो जनरल बुक में, जैसे एसेट को खरीदना, उधार वगैरह है ना। चलो इसके बाद जो मैंने काटे दोबारा करते हैं, जो सेल वाले एंट्री पास करेंगे। सेल पहला सोल्ड करा मैसेज विनय को कुमार को 2,000 रुपए का, तो कितनी तारीख को सोल्ड करा है, जनवरी 5 2015। सोल्ड करे हैं मैसेज विनय कुमार, मैसेज विनय कुमार, बंद कर दो। कितने का बेचा भाई, 2,000 रुपए के बेचे, ठीक है 2,000 का अमाउंट बना दो, इनवॉइस नंबर दे देता। इसके बाद सोल्ड फिर 11 जनवरी 9 को सोल्ड करा है प्रवीण कुमार को कैश में। ओहो तो ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन, तो कैश बुक रिकॉर्ड होगी, तो कैश बुक बनानी पड़ेगी मुझे अब, ठीक है। ठीक है सर, ये एंट्री रिकॉर्ड ब्रॉड गुड्स फ्रॉम जयंत कुमार, सप्लाई, सप्लाई करा तो देखो मैसेज रजनीकांत को 2500 के 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया। सप्लाई टू, टू का मतलब क्या है, मैंने सप्लाई किया, फ्रॉम का मतलब उसने हमें किया, तो मैं अगर सप्लाई कर रहा हूं तो मतलब मैं बेच रहा हूं, तो सोल्ड करा मैसेज रजनीकांत को, रजनीकांत। परचेज बुक के अंदर, सेल बुक के अंदर सिर्फ करेक्ट सेल आएगी भाई, गलती मत कर देना, वही तो सिखाना जा रहा हूँ मैं, तो इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। परचेज बुक तो यहाँ पे मैंने कहा 2500 का है, परचेज करा 2500 का, माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, 5% ही है, हाँ जी 5% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे भैया, 2500 मल्टीप्लाई बाय 5% 125 रुपए माइनस कर दिया, क्या है 2,375 रुपए। ठीक है सर, आगे और भी परचेज करिए, एक और होनी चाहिए। सोल्ड गुड्स टू नरेंद्र कुमार वर्थ 9,000 रुपए एंड रिसीव हाफ अमाउंट इन ऑन द स्पॉट, मतलब आधा कैश मिल गया और आधा उधार पे, तो जितना उधार है वो परचेज बुक में और जितना कैश मिला वो कैश बुक के अंदर। आया समझ में, नरेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, कौन सी तारीख पर एंट्री है, जनवरी 30 की। पूरे लिख लेना स्पेलिंग नरेंद्र कुमार ढंग से, नरेंद्र कुमार। 9,000 का 50% उधार है, 50% कैसे, 50% उधार, 50% ले लूंगा 4500, क्योंकि उधार वाली ट्रांजेक्शन ही आती है दोस्तों इसके अंदर, मैंने आपको बताया। सेल अकाउंट क्रेडिट लिखते हैं और टोटल कर देते हैं 4500 प्लस 2,000 और प्लस 2,300, एक एक शानदार। आया समझ में, परचेज वाली ट्रांजेक्शन परचेज बुक में, सेल वाली ट्रांजेक्शन सेल बुक में, और आपके पास कैश वाली ट्रांजेक्शन कैश बुक में, कैश ट्रांजेक्शन भी कैश बुक बनेगी। और कैश बुक बनाने के लिए मैं सिंगल कैश बुक बनाऊंगा, और कैश बुक कैसे बनती है, लेजर की तरह सिर्फ ऐसे बनती है। तरीका बना दिया, ये देखो ना, मतलब क्या, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, डेट। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, पेपर में आएगा ही नहीं, ये तो बेसिक लेवल है आपको बेसिक समझाने के लिए।
इसके यहाँ पर एमसीक्यू आएंगे, थ्योरी को अच्छे से पढ़ना सर। इसके बाद कैश ट्रांजेक्शन एक ये थी और कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं थी। प्रवीण कुमार को कैश में माल बेचा, तो बेचेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा तो टू सेल अकाउंट। याद करो भाई, पिछली क्लास में तो कराया है टू सेल अकाउंट जनवरी 9 को। पहले वीडी कुछ नहीं है इधर। कितने का बेचा है? 500 रुपए का। और फिर माल बेचा है, देखो फिर माल बेचा है मैंने लास्ट में 9,000 रुपए का नरेंद्र कुमार को, जो कि कैश में। तो यहाँ लिखेंगे टू नरेंद्र कुमार, टू कैश सेल, टू सेल, सॉरी कैश में तो सेल आता है ना, टू सेल। सर माल तो नरेंद्र कुमार को बेचा। अरे नहीं, एंट्री सुनाओ ना, कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी? मैंने माल बेचा नरेंद्र को, तो एंट्री होगी नरेंद्र अकाउंट डेबिट 4500, कैश अकाउंट डेबिट 4500 और टू सेल अकाउंट 9,000। तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से? नरेंद्र की सेल की वजह से। ठीक है, एंट्री होगी भाई नरेंद्र डेबिट, कैश डेबिट और टू सेल। तो कैश क्या हो रहा है? 4500 से डेबिट हो रहा है सेल की वजह से, तो 4500 यहाँ पर है। और क्या करेंगे इसको? टोटल कर देंगे यार 5,000 रुपए, और यहाँ टोटल कर देंगे। पूरा कर लेना, ढंग से उतार लेना इसको। यहाँ ले देंगे बाय बैलेंस सीडी 5,000 रुपये, उसको अगले साल ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस। टू बैलेंस डेली 5। देखो आप समझ में आ रहा है कैसे करना है? मतलब आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन देखिए, आपको बाइफरकेट करना है। कैश वाली कैश में जाएगी, बजट वाली बजट में, सेल वाली सेल में, सेल रिटर्न में जाएगी, परचेज रिटर्न परचेज। अब मैं करूंगा सेल रिटर्न परचेज रिटर्न। सबसे पहले बनाता हूँ परचेज रिटर्न। सेम वही तरीका, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट और इमाम। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट और विमार्क। रिमार्क का कॉलम बनाइए मत तो चलेगा, कुछ है इसका यूज नाम का दे रहा था। ठीक है, चलो सेल रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का मतलब समझाता हूँ। एक बताना डेबिट कॉल और क्रेडिट नोट का मतलब। तो देखो डेबिट नोट का मतलब क्या होगा? मैंने आपको पिछली बार भी पहले भी समझाया होगा। डेबिट नोट का मतलब मुझे याद है, समझाया था। डेबिट नोट का मतलब क्या है? डेबिट नोट का मतलब है कि हम उस बंदे के अकाउंट को, उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। और कब डेबिट करेंगे? जब मैं परचेज रिटर्न करूंगा। जब परचेज रिटर्न होगी तब डेबिट करेंगे उस पर्सन के अकाउंट। मान लो राम ने मुझे वापसी कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? राम अकाउंट डेबिट। ये लेट अजम्पशन है, लेट लिया है कि राम ने मुझे गुड्स वापस करे, तो गुड्स वापस करने अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा दोस्त? क्रेडिट होगा। तो देखो राम के अकाउंट को मैंने क्या ना डेबिट, इसलिए उसको डेबिट नोट दिया जाएगा। एक डॉक्यूमेंट होता है डेबिट नोट जैसा, उसको दे देते हैं, कहते तेरे अकाउंट को अब मैं अपनी बुक में डेबिट कर रहा हूं, इसलिए डेबिट नोट लिखा जाता है। डेबिट नोट देखते टाइम ये नहीं देखते कि परचेज रिटर्न क्या करते हो। परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? परचेज क्रेडिट और पर्सन के अकाउंट को डेबिट करते हो। पर्सन के अकाउंट देखते हैं कि परचेज रिटर्न के टाइम में पर्सन का अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है। अगर परचेज रिटर्न करते टाइम पर्सन का अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट नोट इशू करना है। अगर रिटर्न करते टाइम, रिटर्न मिलते टाइम, रिटर्न आया मेरे पास, सेल करता मैं, सेल रिटर्न आया तो सेल रिटर्न को करेंगे डेबिट और उसके पर्सन को अकाउंट करेंगे क्रेडिट, क्योंकि एंट्री क्या होगी सेल रिटर्न की? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का अकाउंट। ठीक है, तो सेल रिटर्न टू डेटर होगा, तो डेटर के अकाउंट को क्रेडिट करा, इसलिए क्रेडिट नोट इशू करा जाएगा। तो याद रखना डेबिट नोट इशू करता है परचेज रिटर्न के टाइम पर। मैंने मतलब समझा रहा हूं, डेबिट नोट परचेज रिटर्न के टाइम पे इशू इसलिए कराया जाता है कि हम उस पर्सन के अकाउंट में अपनी बुक में डेबिट कर रहे हैं, इसलिए एंट्री पास कर रहे हैं कि उस पर्सन को डेबिट करें, इसलिए डेबिट नोट इशू करा जाता है। ऐसे सेल रिटर्न बुक में सेल रिटर्न के टाइम पर क्रेडिट नोट इशू करा जाता है। इसका मतलब है कि हम उस पर्सन को अपनी बुक में क्रेडिट कर रहे हैं सेल रिटर्न की एंट्री पास करते टाइम। ठीक, तो अगर कहीं लिखा हो डेबिट नोट का मतलब वो क्या है? परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न ये हो गया, 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 ब्रॉड गुड्स हो गया। ओहो, सोल्ड फर्नीचर मैसेज नरेंद्र कुमार 1200 तो लिखा ही नहीं यार, यहां डाल देना इसको। दोस्तों एक गलती हो गई, यहां पर डाल दोगे नहीं पर जनवरी 22 में एक और एंट्री आनी थी, मैसेज नरेंद्र कुमार 1200 रुपए का फर्नीचर। सॉरी फर्नीचर है भाई, नहीं आया फर्नीचर है, इसके लिए जनरल प्रॉपर्टी में जाएगा। फर्नीचर कहाँ आएगा? क्या फर्नीचर खरीदना उधार पर
क्या कैश अकाउंट कैश में ट्रांजेक्शन है? नहीं। क्या परचेज करा? नहीं सर, परचेज तो गुड्स के लिए होता है, फर्नीचर तो एसेट होती है। सेल तो नहीं करा, परचेज रिटर्न ना सेल रिटर्न कहाँ है? अगर यहाँ नहीं तो कहाँ? जर्नल प्रॉपर और जर्नल प्रॉपर करेंगे एंट्री पास। ठीक है। अब परचेज रिटर्न के केस के अंदर परचेज रिटर्न में आपको एंट्री क्या पास करनी है? देखो ये हो गया रिटर्न गुड्स फ्रॉम मेथड विनोद, मेथड विनोद से गुड्स रिटर्न हुए हैं, टू रिटर्न करे हैं, तो मैंने मतलब उसका खरीदा होगा तभी तो मैं रिटर्न करूंगा। मैं रिटर्न कब करूंगा गुड्स? जब मैंने खरीदा होगा। तो ये कौन सी है? परचेज रिटर्न है। क्या है? परचेज रिटर्न। तो बस सीधा लिख देना है मैसेट विनोद ब्रदर्स, तारीख क्या है? तारीख आपके पास है जनवरी 22 है 500, 2015 जनवरी 22, तो 500 का अमाउंट आएगा और ये खत्म। बस ये तो करना था दोस्तों। और मैसेज विनय कुमार ने रिटर्न करे गुड्स 500। विनय कुमार कौन था? जिसको हमने माल बेचा था, देखो सोल्ड करा, तो विनय कुमार ने हमें, तो दैट इज सेल रिटर्न। तो ये सेल रिटर्न है। ये क्या है? सेल रिटर्न है। डेबिट नोट दिया है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कौन थे? जिसको हमने माल जिससे माल खरीदा था। ये देख लेना ऊपर का, नहीं समझ में आ रहा है कि परचेज रिटर्न है कैसे रिटर्न? तो पहले ऊपर देख लेना माल खरीदा या बेचा है। अगर मैंने अक्षय कुमार संघ से माल खरीदा है, इसका मतलब मैं उनको अब रिटर्न करूंगा, इसलिए मैं उनको डेबिट नोट दे रहा हूँ। डेबिट नोट का मतलब है कि मैं अक्षय कुमार को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करूंगा और एंट्री पास करूंगा मैसेज अक्षय कुमार अकाउंट डेबिट टू से परचेज रिटर्न अकाउंट। तो अक्षय कुमार को करूंगा डेबिट, तो एपिक एंट्री होगी मैसेज अक्षय कुमार एंड सन। ये एंट्री कब होगी? जनवरी 27 में। ठीक है। और यहाँ पर आएगा कितना? 500 पे 200, और टोटल कर देंगे भाई 200 इसका, और यहाँ लिख देंगे परचेज रिटर्न। लास्ट में लिखते हैं परचेज रिटर्न। क्या होता है परचेज रिटर्न? नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न करेंगे, और 700 रुपये जी एंट्री पास। ये क्लोज हो आया समझ में? सिंपल है। और दोस्तों क्रेडिट नोट कब इशू करते हैं? क्रेडिट नोट इशू एट द टाइम ऑफ सेल रिटर्न, एट द टाइम ऑफ सेल रिटर्न के टाइम पर। क्यों? क्योंकि हम दूसरे पर्सन को क्या बोलना चाहते हैं? दूसरे पर्सन मीन्स डेटर, डेटर को सेल रिटर्न के टाइम में डेटर पर्सन को क्रेडिट करते हैं सेल रिटर्न के टाइम पर, क्रेडिट करते हैं, इसलिए उसका बोलते हैं क्रेडिट नोट इशू करते हैं दोस्तों। तो क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट। तो एंट्री क्या होती है उधर बताना। मान लो एंट्री होगी सेल रिटर्न हुआ, तो अगर सेल डेबिट क्रेडिट नहीं चल रहा है तो सेल रिटर्न किस नेचर का होगा? डेबिट। तो सेल रिटर्न तो डेबिट हुआ, पर उस पर्सन को मतलब डेटर को जो भी होगा, मान लो केस आ गया राम क्या होगा? क्रेडिट। तो इसलिए तो इस पर्सन को क्रेडिट करा, इसलिए क्रेडिट नोट इशू करा गया है, इसको बोलते हैं कि हम क्रेडिट नोट का मतलब क्या है? हम आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, बोलूंगा भाई देखो आपके अकाउंट को अपनी बुक में कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अब परचेज बुक बनाते हैं, सेल रिटर्न बुक बना देते हैं। चैप्टर देखिए दर्ज होता है। अगर मैं इसको 11th क्लास की मतलब 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता तो एक क्लास लगती परचेज रिटर्न में, क्योंकि कराने पड़ते बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो मैं आपसे कहूंगा विदाउट अकाउंट वालों से कि आप ऐसा करें। बाकी अकाउंट वालों को करने की जरूरत नहीं है दोस्त, आपने पहले ही बहुत कुछ कराया है तो आपको जरूरत नहीं है। आपको एक बार इसलिए बताना था, आपका ये इसमें डाला गया है, पेपर में नहीं आएगा, गारंटी नहीं आएगा पेपर में। इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट। इनवॉइस नंबर एक ही ट्रांजेक्शन है यार, एलएफ, अमाउंट, पर्टिकुलर और डेट। ठीक है। कौन सी ट्रांजेक्शन? सी वाली कि मिस्टर विनय कुमार ने 500 गुड्स रिटर्न कर दिए। दे देंगे मैसेज विनय कुमार ने रिटर्न कर दिए 500 गुड्स, जो भी डेट लिख लेना, 500 गुड्स रिटर्न कर दिए। और ये एंड में आकर बोल देंगे सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है? अगर सेल डेबिट क्रेडिट है तो सेल रिटर्न डेबिट होगा, 500 को टोटल कर देंगे बस। और लास्ट में जर्नल प्रॉपर बनाएंगे। लास्ट में क्या करेंगे? जर्नल प्रॉपर बनाएंगे। और जर्नल प्रॉपर में कहेंगे एक एंट्री रह गई है, सारी एंट्री पास कर दी, सिर्फ याद रहेगी कि फर्नीचर बेचा। और फर्नीचर बेचना दोस्तों क्या है? जनवरी 20 को फर्नीचर बेचना ना तो परचेज है ना तो सेल है। फर्नीचर सोल्ड करा, क्या करा है? फर्नीचर सोल्ड करा है, तो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू फर्नीचर। और किसको बेचा है सर? नरेंद्र कुमार को, तो नरेंद्र कुमार डेबिट हो जाएगा। कैश में बेचा होता, कैश में बेचा होता तो आप ज्यादा है, कैश में बेचा होता तो उसको कैश बुक में डाल देता, कैश में बेचा होता तो उसको कैश बुक में डाल देता।
परचेज गुड्स खरीदा होता तो परचेज बुक में डाल देता, गुड्स सेल होते तो सेल बुक में डाल देता, रिटर्न होता तो रिटर्न में डाल देता। रिटर्न में गुड्स का रिटर्न आता है दोस्तों, ये बात बता दूं आपको। कहीं आपने एसेट रिटर्न कर दिया, एसेट का रिटर्न नहीं होता कभी। अगर इनकेस क्वेश्चन में आगे एसेट रिटर्न हो गई तो उस केस के अंदर एसेट गुड्स का रिटर्न होता है हमेशा। और सेल रिटर्न कब आता है? जब गुड्स हम रिटर्न करते हैं तो गुड्स का रिटर्न होता है, चाहे हम करें चाहे दूसरा पर्सन करे, हमेशा गुड्स का रिटर्न होता है, एसेट का नहीं। तो अगर फर्नीचर की ट्रांजेक्शन एसेट की ट्रांजेक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। अगर कैश होता ना, कैश में एसेट बेचता तो इस केस के अंदर क्या होता दोस्त? ये ज्यादातर कैश अकाउंट में जा रहा था, क्योंकि कैश आता और फर्नीचर जा रहा था, क्या था टू कैश फर्नीचर अकाउंट कैश बढ़ गया। बट क्योंकि उधार है इसलिए जनरल प्रॉफिट में, तो वो ट्रांजेक्शन जो कहीं बुक में नहीं है तो वो क्या होगी? जनरल प्रॉफिट में जाकर एंट्री पास हो जाएगी, बस ये मतलब होता है इनका। और सारी बुक करा दी दोस्तों मैंने आपको, और सारे क्वेश्चन भी खत्म करा दिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको खत्म करा दिए। जो क्वेश्चन रह गए तो छोड़ दोस्तों, क्योंकि बेसिक कभी पेपर में आएगा ही नहीं। बेसिक्स आएंगे, एमसीक्यूज क्या आएंगे? एमसीक्यू आएंगे। क्वेश्चन तो एक नंबर कभी नहीं आने वाले, आज तक नहीं आया दोस्तों। कभी हद तक जनरल एंट्री आ गई तो आ गई, बस जनरल एंट्री के अलावा कुछ नहीं आता बेसिक के अंदर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो अपने आप ट्राई करिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसको आप खुद करोगे, ये होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ये खुद ट्राई करेंगे। देखो परचेज करा है, परचेज बुक में जाएगा, परचेज करा है, परचेज बुक में जाएगा, सोल्ड करा है, सोल्ड बुक में जाएगा, क्लेम डैमेजेस फ्रॉम इतना, ये क्लेम करा डैमेजेस कितना, पार्टिसिप केंद्र क्या करा था, पार्टिसिप केंद्र को ये रहा, परचेज करा था कितने रुपए का, पैसे मांग रहे भाई, पैसे 500 पैसे आए हैं, रिटर्न करा डैमेजेस गुड्स, कुछ कुछ रिटर्न करेगा मैंने दोस्तों। यहाँ पर इसको काटो यार ट्रांजेक्शन को। क्लेम फॉर डैमेजेस, किस चीज का डैमेजेस क्लेम, ये नहीं बताया दोस्तों। यहाँ पर लिख दो कि आप गुड्स रिटर्न फ्रॉम पार्टी, ये लिख दो, इसकी जगह पर लिख दो गुड्स रिटर्न फ्रॉम पार्टी। यहाँ पर क्लेम फॉर डैमेजेस बोला है ना, देखो जैसे लिखा है यहाँ पर कि रिटर्न करे डैमेज गुड्स टू एनएसआर, हमने रिटर्न करे तो से रिटर्न हो गया। यहाँ पर क्लेम फॉर डैमेज का मतलब लिखो परचेज रिटर्न करा है, परचेज रिटर्न मतलब उन्होंने हमें करा है कि उसने भाई डैमेज का क्लेम मांगा है। पाथी, पाथी से हमने खरीदा था सामान, देखो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री पाथी केंद्र से सामान खरीदा 500 रुपए का सामान में कहा भाई ये तो बेकार साड़ी है, तुमने बेकार साड़ी दी है, इसको 2 साड़ी होगी ना, देखो 250 रुपए का अगर एक साड़ी तो 500 की 3 साड़ी, 2 साड़ी बेकार निकली, करा डैमेज दो, तो कहा भाई रिटर्न कर दे हमें, तो पर्चे हमने इसको रिटर्न कर दिया, उसने हमसे कहा कि रिटर्न कर दिया, हमने पर्चे रिटर्न कर दिया, तो पर्चे रिटर्न मारना इसको। ठीक है, सेल रिटर्न हो गया। आप देख लेना, ये अभी आपके परचेज करा इतने से इतना इतना, लेस ट्रेड डिस्काउंट को करना आता ही है, सेल करा ट्रेड डिस्काउंट करना आता ही दोस्तों, आपको सारा का सारा ये आपको आता ही है, अभी सिखाया ना दोस्तों। तो सारी चीजें आप करना और करके मुझे इसका होमवर्क भेजना, मुझे मैं व्हाट्सएप पे भेज देना है ना, और मैं चेक कर लूंगा कि व्हाट्सएप पे भेजना तो क्वेश्चन ही भेजना, क्वेश्चन की फोटो, क्योंकि पता नहीं कब तक भेजोगे आप, तो क्वेश्चन की फोटो भेजना। ठीक है, क्वेश्चन की फोटो भेजना, और जब भी आप ये फोटो की बात, अगर आप श्योर हो तो कोई बात नहीं भेजने की, अगर आप श्योर नहीं हो तो लग रहा है कि मेरे गलत तो नहीं है, तो आप क्वेश्चन की फोटो विद आंसर मुझे भेजना। ठीक है, क्लियर फोटो भेजना, बस ये आपका होमवर्क रहेगा। और यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ खत्म करा दिया है, बस यहाँ पर मुझे याद रहेगा पैटी कैश बुक रह गई, ठीक एक, और पहले चैप्टर का 50% पार्ट रह गया, फर्स्ट चैप्टर का 50% पार्ट रह गया, याद है, लिमिटेशन एडवांटेजेस ये सब, फर्स्ट चैप्टर का 50% पार्ट। अगली क्लास में ये 2 भी करते हैं, ठीक है, अगली क्लास में 2 भी करते हैं, और फर्स्ट चैप्टर का 50% पार्ट भी अगली क्लास में करते हैं। ठीक, तो ये जितने क्वेश्चन रह गए हैं, मैं कि बहुत कम, 1 2 3 क्वेश्चन रह गए हैं, बस 2 3 क्वेश्चन रह गए, वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, कोई प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछ लेंगे, पर पहले खुद करना फिर पूछना, आंसर भेजना चाहिए, क्वेश्चन और विद आंसर, आपका क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप मुझे भेजोगे अगर प्रॉब्लम होगी, कहीं पर भी आगे किसी भी टाइप का क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम हो या अकाउंटेंसी के अंदर, ऐसे करना है आपको, अपना आंसर भेजो, फिर क्वेश्चन भेजो जो जो क्वेश्चन था, और फिर कुछ पूछना मुझसे कि सर क्या प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम बता दो सर, मुझे प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ऐसे भेजना आपको। और यहाँ पर आपको मेरे एक अगली क्लास लगनी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं लाइन से सारे एमसी करा दूंगा, एक क्लास लगेगी 2 घंटे की, 2 घंटे लगेंगे, 2 या 2.5 घंटे लगेंगे, एक क्लास के अंदर सारे एमसी खत्म करा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जितनी थ्योरी बची है मैं सब पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, एक बार, ठीक, बाय।